RIICO, रिको। इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। विनियोजन निगम लिमिटेड। इसकी एक्टिविटी के ऊपर हर परीक्षा में एक सवाल होता है, ठीक है ना। तो रिको को हमेशा करंट अफेयर को कवरेज देते हुए आप देखेंगे। देखो, राजस्थान राज्य, आर का मतलब हो गया औद्योगिक इंडस्ट्रियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आर का मतलब राजस्थान राज्य, आई का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरे आई का मतलब इन्वेस्टमेंट विनियोजन, और इस सी का मतलब कॉरपोरेशन या निगम। ये CO जो है कॉरपोरेशन के लिए है। तो इसका नाम देखो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड विनियोजन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो देखो, यहां पहले आप शब्द को समझ लोगे तो इसका कार्य अपने आप समझ में आ जाएगा। निवेश और विनियोजन। देखो, निवेश में खाली पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है और विनियोजन में निवेश के साथ साथ पूरी प्लानिंग आ जाती है। समझ आ गई बात। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़मीन खरीदने से लेकर उसको डेवलप करके और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसको हैंडओवर करने तक की सारी एक्टिविटी आ जाती है। तो रिको राजस्थान की इस मामले में औद्योगिक विकास के मामले में सर्वोच्च संस्था है, या सर्वोच्च संस्था के लिए कई बार एक शब्द यूज करते हैं, अंग्रेजी का लिख देते हैं अपेक्स। तो औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान की अपेक्स बॉडी कौन सी है? रिको है। काम क्या है? जैसे जमीन का अधिग्रहण करना। हर शहर में रिको इंडस्ट्रियल एरिया लिखा हुआ होता है, इसका मतलब उस फील्ड को डेवलप किसने किया है? रिको ने किया है, ठीक है। यहां ये औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्षस्थ संस्था है। इससे पहले अपन ने BIP की बात की थी। BIP भी अपेक्स बॉडी है, लेकिन कौन से मामलों में है? कल अपन ने चर्चा की थी, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के मामले में। मतलब वो दलाल टाइप जो लपका गिरोह होता है ना, फंसा के लाने वाला, तो किसी स्वदेशी को, विदेशी को उद्योग लगाने के लिए लेकर आने का काम करेगी। और इसका काम क्या है? ग्रास रूट काम करना, जमीन लेना, अधिग्रहण करना, उसकी लेवलिंग करना, उसके ऊपर बिजली, पानी, सड़क, सारी सुविधाएं करना। मतलब एकदम वेल फिटनेस देके और ऐसी सिचुएशन में किसी जमीन को लाकर देना कि वहाँ इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है, ठीक है। इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है। पिछले 4-5 सालों को निकाल दें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रिको से बड़ी कोई संस्था नहीं थी अपने यहाँ, ठीक है। रिको के अलावा कोई संस्था नहीं थी और ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है। इसका मतलब है कि 5-4 साल पहले तक जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वो इस सरकारी एजेंसी ने किया है। लेकिन अब रिको के ऊपर इतना वर्कलोड बढ़ गया है कि रिको इस डेवलपमेंट की सारी एक्टिविटी को नहीं देख पाता। इसलिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी सरकार ठेका देने लग गई है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है किशनगढ़ अजमेर एयरपोर्ट के चारों तरफ, तो वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया है, ठीक है। तो वो कंपनी उसको, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैसे रिको के जो कार्य हैं उनको प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाने लग गया है। अब देखो, रिको राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक विकास करने वाली संस्था है, लेकिन रिको अब एकमात्र औद्योगिक विकास करने वाली संस्था नहीं रही। क्लियर होगी ना बात। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में ये सब दिया जाने लग गया है। तो इसमें पहला सवाल लिखो, राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था, जिसके लिए यह शब्द यूज कर लिया जाता है अपेक्स बॉडी, अंग्रेजी का शब्द है,
शीर्ष संस्था या अपेक्स बॉडी है। शीर्ष संस्था या अपेक्स बॉडी है। ठीक है, अंतर ध्यान रखना, गड़बड़ कहां होती है। देखो मैंने वहां बताया निवेश को आकर्षित करने के लिए, और निवेश को आकर्षित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए। उत्तर दो हो गए। निवेश को आकर्षित करने का काम किसका है? बीआईपी का। और निवेश को आकर्षित करने हेतु औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करना, यह काम किसका है? दोनों को एक बार फिर कनेक्ट कर रहा हूं, तो आप पिछली चीज को कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये यहां से क्या होता है कि दोनों चीजें पड़ी हुई होती हैं, फिर भी भागदौड़ में गड़बड़ हो जाती है। तो आप इसमें लिखो, राज्य में निवेश को आकर्षित करने वाली शीर्ष संस्था, राज्य में निवेश को आकर्षित करने वाली शीर्ष संस्था बीआईपी, निवेश संवर्धन बोर्ड है ना, कल मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में लिख लो चाहे, निवेश संवर्धन बोर्ड, बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ठीक है, बीआईपी है। जबकि निवेश को आकर्षित करने हेतु, निवेश को आकर्षित करने हेतु औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने, औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले, एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली, आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शीर्षस्थ संस्था, शीर्षस्थ संस्था क्या है? रिको है। अब देखो यहां इसके सारे प्रोजेक्ट के बारे में इस लाइन से आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो आधारभूत सुविधाओं को विकसित करना, तो लोगों से एग्रीकल्चरल लैंड का सरकारी नियमों के तहत अधिग्रहण करेगी, फिर उनको डेवलप करेगी, ये तो मेन काम हो गया। फिर इस एंड कनेक्टिव के आगे एक चीज और लिखाई है, उसको अंडरलाइन करो आप, क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका मतलब है कि खाली ये जगह ही नहीं देगी, बहुत सारी जैसे फाइनेंशियल एजेंसियां हैं, बैंकिंग सिस्टम है, बैंक वगैरह, तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर किसी प्रकार का लोन चाहिए तो गारंटर की भूमिका भी कौन निभाता है? रिको निभाता है। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखो, मैंने पिछले चैप्टर में आपको कुछ चीजें बताई थी। सवाल की जो एमएसएमई की अपन ने बात की थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई की बात की थी अपन ने। ये राजस्थान सरकार के मुख्य टारगेट में है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से अपने विकास को गति देना, ये राज्य का मुख्य उद्देश्य है। और वहां मैंने आपको बताया था कि बड़े उद्योगों के लिए उतना बल नहीं दिया जा रहा जितना एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में दिया जा रहा है। अब यहां देखो मैंने वहां 3 श्रेणियां, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है, और चौथी कैटेगरी वृहद। अब जब रिको का नाम आता है तो रिको का नाम आपके दिमाग में आते ही ये माइक्रो एंटरप्राइजेज निकल जाने चाहिए दिमाग से। मतलब रिको सूक्ष्म उद्योगों के लिए काम नहीं करता है, बाकी जो तीनों बच गए उनके लिए काम करेगा। ठीक है, तो बाकी तो 2 तो यही है, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां, और ये वृहद इकाइयों के लिए माइक्रो सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों के लिए संस्था काम नहीं करती है। कहने का मतलब रिको जिस फील्ड को डेवलप करेगा या रिको जिन उद्योगपतियों को ऋण दिलाएगा, वित्तीय सहायता दिलाएगा, वो किस फील्ड से संबंधित नहीं हो सकते? माइक्रो फील्ड से संबंधित नहीं हो सकते। क्लियर होगी ना बात? यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो राज्य का प्रधान उद्देश्य है एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। रिको में एमएसएमई में से एसएम और लार्ज, ठीक है। तो आप इसमें अगला सेंटेंस, रिको राज्य में लघु मध्यम एवं वृहद श्रेणी की, लघु मध्यम एवं वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को
औद्योगिक इकाइयों को रियायत एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। रियायत एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रोत्साहन प्रदान करता है। क्लियर हो गई ये बात। दूसरी चीज देखो क्या है इसमें, सवाल बड़ा क्या बड़ा, निम्न में से किन उद्योगों को रिको प्रमोशन नहीं देता? तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? माइक्रो, सूक्ष्म उद्योगों को रिको प्रमोशन नहीं देता है। अब इसमें रिको की योजनाएं, रिको की योजनाएं, रिको की योजनाएं, ठीक है। पहला है लघु विकास केंद्र। लघु विकास केंद्र, तो देखो पहला सवाल तो इसमें सिंपल क्या बन गया, लघु विकास केंद्र का संबंध है कृषि, उद्योग, सेवा, रोजगार, ऐसे नाम दे देते हैं। तो इसमें उत्तर क्या जाना चाहिए आपका? उद्योग। मैं आपको इंडस्ट्री पढ़ा रहा हूं कल से। लघु विकास केंद्रों का संबंध किससे है? उद्योग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा सिंपल सवाल जो किसी किताब में दिया जाना संभव नहीं है, तो मेन हेडिंग से इसको ट्रेस करके पेपर में डाला जाता है। क्लियर होगी बात। दूसरा, लघु विकास केंद्रों की स्थापना की जिम्मेदारी किसके पास है? रिको के पास। तो दूसरा सवाल हो गया कि राज्य में लघु विकास केंद्रों की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? ठीक है। दूसरी बात, ये लघु विकास केंद्र कहां स्थापित किए जाएंगे? तो लघु विकास केंद्र जो है वो या तो ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाएंगे, और यदि किसी शहरी या नगरीय क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा तो वो क्षेत्र कैसा होना चाहिए? अल्प विकसित, जो वेल डेवलप्ड सिटी है, अच्छी तरह से डेवलपमेंट जिन शहरों का हो चुका है उनमें लघु विकास केंद्रों की स्थापना नहीं की जाएगी। तो इसमें ये दोनों चीजें तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो लघु विकास केंद्रों का उद्देश्य क्या है? तीसरा सवाल इसमें यह बनता है, तो डैश करके आप इसमें लिख लो, ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों में, ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए, लघु उद्योगों के विकास के लिए, लघु उद्योगों के विकास के लिए एकीकृत संरचना प्रदान करना, एकीकृत संरचना प्रदान करना। तो देखो लघु विकास केंद्रों का संबंध कौन से उद्योगों से है? लघु उद्योगों से। कौन से क्षेत्रों में? या तो ग्रामीण क्षेत्र होंगे या अल्प विकसित या अविकसित क्षेत्र होंगे। ठीक है। दूसरा जो इसके ऊपर सवाल आता है वो लिखेंगे आप, एग्रो फूड पार्क्स। खाली सीधा सवाल के ऊपर जाएंगे, एग्रो फूड पार्क्स। इसमें आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं? तो पहली बात तो वही होगी कि राजस्थान में एग्रो फूड पार्क्स की स्थापना की जिम्मेदारी किसके पास है? रिको के पास है। तो पहला सवाल तो इनकी स्थापना के ऊपर यही पूछते हैं, तो इसका जवाब क्या बन जाएगा? रिको बन जाएगा। एग्रो फूड पार्क्स की स्थापना कौन सी फाइनेंशियल या इंडस्ट्रियल एजेंसी करती है? रिको करती है। दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकते हैं? दूसरी बात आपसे ये पूछ सकते हैं कि एग्रो फूड पार्क्स का उद्देश्य क्या है, एक्चुअल में ये होते क्या हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, एग्रीकल्चर और फूड मटेरियल जो है उनकी प्रोसेसिंग के सेंटर होते हैं। ये समझ में आ गई बात? जैसे इन सेंटर्स पे क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपने यहाँ दाल के लिए चना अच्छा उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो या तो अपन सीधा मतलब चना निकाला खलिहान से और मंडी में बेचें या किसी व्यापारी को दें, तो अपने को भाव लोवेस्ट ही मिलेंगे। दूसरा ये कि अपने पास एक ऐसी इंडस्ट्री हो कि उसको अपन प्रोसेस करें, दाल को अलग कर लिया, छिलके को अलग कर लिया और उसकी अच्छी पैकेजिंग कर दी, तो उसकी कीमत क्या होगी? बढ़िया होगी। तो यहाँ देखो एग्रो फूड पार्क्स,
इस नाम में राज छुपा है। देखो टर्म्स के ऊपर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उनको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या है इसमें, देखो ये एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर। एग्रो का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर। और फूड का मतलब क्या है, खाद्य। इसका मतलब ये एग्रो फूड पार्क्स हैं, इनमें प्रोसेसिंग होगी किसकी, कृषि उत्पादों की और खाद्य सामग्री की, और पैकेजिंग करके अच्छी कीमत पर बेचना। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि सामान्यतः उनकी खराब होने की आयु जो है बहुत कम होती है, थोड़े से टाइम में खराब हो जाते हैं। अगर उनको अपन प्रोसेस कर दें तो वो लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो इनका उद्देश्य क्या है, तो इसमें लोग कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है। ये इसके आगे ही लिखो आप, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। तो खाद्य सामग्री और कृषि उत्पादों को प्रोसेस करना है ना, मतलब इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करना कि उनकी आयु बढ़ जाए, उनकी कीमत बढ़ जाए, है लंबे समय तक रोका जा सकते हैं, लंबी दूरी तक उनको पहुंचा सकते हैं अपन। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर देखो अगला जो मेन सवाल है वो है कि अब तक रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क्स विकसित कर लिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगला लिखो, रिको द्वारा अब तक कुल 4 एग्रो फूड पार्क्स स्थापित किए जा चुके हैं। देखो ये कोटा, अलवर और गंगानगर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हैं, लेकिन जोधपुर में जो स्थापित किया गया वो किस कस्बे में किया गया है, पोरनाडा में। ठीक है, तो ये एग्रो फूड पार्क्स है। इसके अलावा एक स्थान और है जिसमें रिको द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को, विशेष कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, वो है तिंवरी। ये आपको इसमें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट में। तो इसमें सवाल लिखोगे, तिंवरी जोधपुर में पड़ता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तिंवरी जोधपुर में रिको द्वारा लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर विशेष कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। वो ऊपर वाले 4 अलग हैं, ये अंडर प्रोसीडिंग है। 4 स्थापित हो चुके हैं। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ठीक है, एक देखो जापानी जोन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। इसका मतलब क्या है, ये वो औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनको हम किस राष्ट्र की मदद से विकसित कर रहे हैं, जापान की मदद से। जापानी क्षेत्र का मतलब ये है। और राजस्थान में 2 जापानी जोन या औद्योगिक क्षेत्र हैं विकसित किए गए हैं। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं? पहला है देखो नीमराणा में, कहाँ है, अलवर में है। और दूसरा है गिलोट में।
किस में? घिलोट में। ये दोनों ही कहाँ हैं? अलवर में। तो उद्योगों को लेकर अपने यहाँ 2 जापानी जोन विकसित किए गए और वो दोनों ही किस जिले में किए गए हैं? अलवर में किए गए हैं। ठीक है, यहाँ मेन चीज क्या, जैसे नीमराना वाला है तो नीमराना में लगभग 45 के आसपास मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, जैसे निसिन, मित्सुई, डाइकिन, डाइनीची कलर, इसके अलावा मोटोकार्प इंडियन कंपनी है। तो जैसे ये ऑटोमोबाइल में ना गाड़ियां बनाने वाली, दुपहिया वाहन, तीपहिया वाहन, कार, होंडा, सियोल, इन सब की कारें जो है वो अपने अलवर में बनने लग गई हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, सीमा शुल्क जो कम होगा और कारें इन फ्यूचर बहुत सस्ती होने की संभावना है। सीधी सी बात है, आज भी अपन जैसे हरियाणा, गुड़गांव उधर से खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए का फर्क होता है गाड़ियों में। तो 45 के आसपास बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने प्लांट यहाँ इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, और ये जो कंपनियां बन रही हैं उस इंडस्ट्रियल फील्ड की स्थापना नीमराना में हुई है। किसकी मदद से? जापान की मदद से हुई है। ठीक है, दूसरा है घिलोट, ये भी अलवर में है, ये भी जापान की मदद से ही हुआ है। अब देखो, आप 2 चीजें देखेंगे, विदेशी निवेश जो होता है, एक होता है FII और एक होता है FDI। आपने नाम पढ़ा होगा, ये है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FII ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। समझ गए आप? तो क्या होता है कि कोई भी राष्ट्र का कोई उद्योगपति, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल जापान का लेके चल रहे हैं तो जापान का ही ले लेते हैं अपन। कोई जापानी उद्योगपति भारत में निवेश करना चाहता है तो उसके पास 2 रूट हैं। पहला रूट ये है कि वो अपना पैसा राजस्थान में किसी को नहीं जानता तो वो जापान की सरकार को देगा और जापान सरकार उस उद्योगपति को सिक्योरिटी देगी कि आपकी पूंजी कहीं नहीं जानी है। तो सिक्योरिटी के बदले में उस उद्योगपति का बेनिफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब उसका रिस्क जीरो हो गया। रिस्क जीरो हो गया इसका मतलब बेनिफिट कम हो जाएगा। इसको अपन कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। उस जापानी उद्योगपति ने पैसा राजस्थान में खर्च किया, लेकिन किसकी सिक्योरिटी के बिहाफ पर? जापानी सरकार की सिक्योरिटी के बिहाफ पर किया। रिस्क जीरो, बेनिफिट्स बहुत कम। दूसरा है कि उसे जापान की सरकार के पूछने की जरूरत नहीं है और वो अपना 100% रिस्क उठाने के लिए तैयार है और सीधा यहाँ आके राजस्थान सरकार से पैक्ट करता है। समझ आ गई बात? तो ये क्या है? FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। दोनों चीजें समझ में आ गई। तीसरी बात क्या होती है कि जब किसी भी नेशन में, जैसे भारत की बात करें तो भारत में कोई विदेशी सरकार यहाँ पैसा खर्च करती है तो सामान्य बात इसमें क्या होती है? सामान्य बात ये होती है कि जापान की सरकार और भारत की सरकार के बीच पैक्ट होगा। जैसे जीका की बहुत सारी योजनाएं मैंने आपको बताई है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र है, चंबल के जंगलों में है या उधर हाड़ौती में है, जो वृक्षारोपण वगैरह जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे के सारे जीका की मदद से चल रहे हैं। लेकिन जीका वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए जो पैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो जापान की सरकार और भारत की सरकार के बीच है। अब भारत सरकार विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं को संचालित कर रही है। ठीक है, सामान्यतया किसी भी दूसरे राष्ट्र के साथ स्टेट की सरकार सीधा एग्रीमेंट नहीं करती है। ठीक है ना? तो जैसे राजस्थान सरकार है वो जापान की सरकार के साथ सामान्यतया एग्रीमेंट नहीं करेगी। अगर राजस्थान के लिए जापान की सरकार को कोई एग्रीमेंट करना है तो वो एग्रीमेंट भारत सरकार करेगी। अब यहाँ मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नीमराना में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है इसके लिए पैक्ट जो है या समझौता जो वो किसने किया है? भारत सरकार ने। और घिलोट हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन है जिसके लिए किसी स्टेट ने दूसरे राष्ट्र की सरकार के साथ सीधा एग्रीमेंट किया है। पिछली भाजपा सरकार में वसुंधरा राजे ने जापान की सरकार के साथ सीधा एग्रीमेंट किया था। तो समझ में आ गया इन दोनों में अंतर क्या है? इसके लिए जापानी सरकार के साथ राजस्थान का सीधा समझौता है, सीधा एग्रीमेंट है। ये इनडायरेक्ट है भारत सरकार के माध्यम से। ये प्रोजेक्ट ये जो है ये DMIC का पार्ट है। ये किसका?
डीएमआईसी का पार्ट है। डीएमआईसी का दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो निसंदेह निमराना में जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं वो भारत सरकार के समझौते के तहत लग रहे हैं, और ये क्या है, डायरेक्ट है। ये समझ में आ गई ना बात। तो देखो राजस्थान में कितने जापानी जोन डेवलप हो गए, 2। समझ में आ गई बात। दोनों कहाँ है, अलवर में, ठीक है। इसको डीएमआईसी से जोड़ दो, समझ में आ गई बात। इसका मतलब भारत सरकार का है। और गिलोट के नीचे लिख लो आप, राज्य का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र, राज्य का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र। सवाल की भाषा समझ गए ना भाई, दोनों अलवर में है तो कोई बड़ी बात नहीं, भाषा को देखना है। राज्य का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र जिसके लिए किसी राष्ट्र की सरकार के साथ, किसी राष्ट्र की सरकार के साथ किसी राष्ट्र की सरकार के साथ राजस्थान सरकार का सीधो, इसको बोलते हैं सीधा समझौते के लिए यहां जो प्रशासनिक शब्दावली है वो है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। समझौता होता है ये। समझौता शब्द नहीं यूज करके सवाल में क्या शब्द यूज करते हैं, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। समझ आ गई बात, समझौता किया है। इसके अलावा कोई औद्योगिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार के साथ राजस्थान सरकार ने सीधा समझौता किया हो। तो ये अपने आप में एक विचित्र सवाल बनता है यहाँ। तो थोड़ा सा कंडीशन डालते ही सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप इसमें लिखो विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, सेज। तो सीधी सी बात है, मैं रिको पढ़ा रहा हूं तो पहला सवाल तो यही हो गया कि रिको राजस्थान में सेज की स्थापना कौन कर रहा है, रिको कर रहा है। लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया शॉर्ट में। दूसरी बात, सेज की संख्या, तो आप क्या लिखोगे, अब तक 2, अब तक 2। कहां है ये, देखो दोनों ही कहां है, जयपुर में, सीतापुरा में, फर्स्ट एंड सेकंड के नाम से। पहले का नाम क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, इसके, ठीक है। और दूसरा है सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र। इसके 2 फेज हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। और दूसरा इसमें सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र। ये ऊपर वाला जयपुर सिटी में है, ये देखो औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना। ये दोनों हो गए। तो अब तक 2 सेज जो है स्थापित किए रिको ने, दोनों किस में है, जयपुर में। अब देखो इधर ये नाम देखो आप, ये 2 यूनिट या 2 फेज में इसकी स्थापना की गई है। नाम से आपको क्या दिख रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी। इसका मतलब इसका संबंध रत्न एवं आभूषण से है। तो जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय राजस्थान के रत्न और आभूषण के अच्छे प्रोडक्ट तैयार करके यहाँ से एक्सपोर्ट या निर्यात को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। एक ही चीज को अपन ने चुना था। बट अब यदि इसके बारे में पूछा जाए तो इसमें लिखो अब बहु उत्पाद। समझ गए, खाली जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं है, अब बहु उत्पाद। बहु उत्पाद का मतलब बहुत सारी चीजें इस सेज में शामिल हो गई हैं। पहले खाली रत्न एवं आभूषण इंडस्ट्री को इसमें क्या किया गया था, शामिल। अब इसका फॉर्मेट जो है वो बदल दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसमें अगला सवाल जो आपसे पूछ सकते हैं, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये नाम सुना होगा। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो है ये एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसको डेवलप कहाँ किया गया है, जयपुर में। और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का डेवलपमेंट भी किसने किया है, रिको ने। तो अगला सवाल
महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ है? कोष्टक में आप लिखेंगे जयपुर। और किसके द्वारा है? रिको के द्वारा। तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का डेवलपमेंट किसने किया है? ठीक है। और ये भी क्या है? ये भी बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अब पहले शुरू में ऑटोमोबाइल में लेके आए थे, अब क्या है? अब बहु उत्पाद सेज है, मल्टी प्रोडक्ट पर है। पहले शुरू में केवल ऑटोमोबाइल कंपनियों को इसमें स्थापित किया गया था, अब बहु उत्पाद आधारित हो गया है। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, किसकी? रिको की। क्लियर हो गई बात? अब अगली जो संस्था हुआ है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसके प्लान्स भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लघु उद्योग, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं राजसी को, हिंदी में लिखा हुआ मिलता है राजसी को। जैसे ऊपर वाले को अपन ने रिको लिखा है, इसको क्या लिखेंगे? राजसी को। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए। उधर मैंने पहले एमएसएमई पढ़ाया, उसके बाद मैंने रिको में 3 टाइप की एक्टिविटी पढ़ाई, तो उनमें से कौन सी को निकाला था अपन ने? माइक्रो को निकाल दिया था। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कौन से के लिए है? स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, लघु उद्योगों के लिए। ठीक है। तो पहला सवाल अपने आप में, लघु उद्योगों के लिए काम करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी होगी? राजसी को। मतलब जो नाम दिया गया है उसी से करीब करीब, जैसे छोटी परीक्षाओं में देखो व्याख्याता और आरएस को छोड़ दो तो बिल्कुल सिंगल वर्ड बेस सवाल आता है, कहीं भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, नाम को ढंग से पढ़ा तो आराम से हो जाता है। उलझाने की कोशिश करते हैं, राजपत्रित पदों के लिए जो भर्तियां होती हैं उनमें थोड़ा कोटेशन टाइप चीजें देते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये देखो RAJ का क्या हो गया? राजस्थान। और ये S का हो गया लघु, स्मॉल, I का हो गया इंडस्ट्री। ठीक है। और निगम को क्या? निगम लिमिटेड को कॉरपोरेशन, राजसी को। तो पहला सवाल तो आपके सामने आ गया कि लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? राजसी को। तो पहला सवाल तो यही लिखो, राजसी को लघु उद्योगों और उनमें काम करने वाले, लघु उद्योगों और उनमें काम करने वाले कामगारों को सहायता करने वाली, कामगारों को सहायता करने वाली राज्य की शीर्षस्थ संस्था है, मतलब सबसे बड़ी संस्था है, राज्य की शीर्षस्थ संस्था है, राज्य की शीर्षस्थ संस्था है। दूसरा सवाल इसमें क्या बन सकता है? देखो अब देखो लघु उद्योगों में क्या होता है अपने यहां? लघु उद्योगों में बेसिकली हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आते हैं। तो इसकी दूसरी भाषा क्या हो सकती है इस सवाल की? तो राज्य में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था। तो जहां लघु उद्योग लिखा है ना, उसके नीचे ही कोष्टक में लिख दो हस्तशिल्प, तो दूसरी बार भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 भाषाएं हो गई इस सवाल की। राज्य में लघु उद्योगों को, खाली लघु उद्योगों को प्रमोशन करने वाली सबसे बड़ी संस्था राजसी को है, और राज्य में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाले। अब हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? पहले तो हस्तशिल्प के कारीगर हैं उनको प्रशिक्षण देना, हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने का प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देने के बाद वो हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाएंगे तो उनके लिए रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। अब हस्तशिल्प आइटम बहुत महंगे होते हैं, आपको बता दूं मैं। जैसे हाथ से बुनी हुई खादी होती है, वो आज बड़े बड़े लोग भी नहीं पहन सकते, क्योंकि 1 मीटर को बुनने में 3000 रुपये तो आदमी का लेबर ही हो जाता है।
1 मीटर को बुनने में। तो एक शर्ट की खादी का मतलब समझते हो आप, 7,000 रुपये का कपड़ा आएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना और उसकी मार्केटिंग करना बहुत टिपिकल काम है। तो इसके लिए राजसी को पहले क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा, फिर कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाएगा, फिर जो उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया है उस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करेगा। वो प्रचार प्रसार, मेले आयोजित करना, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, या विदेशों में उसको भेजना है तो उसको एक्सपोर्ट की व्यवस्था करना, उसके लिए अगर पर्टिकुलर मार्केट या कोई हाट या बाजार डेवलप करना है तो वो डेवलप करने का काम सारा कौन करेगा, राजसी को करेगा। समझ आएगी ना बात। तो हस्तशिल्प या लघु उद्योग दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। शीर्ष संस्था कौन है, राजसी को है, ठीक है। और उत्थान के लिए काम कर रही है। तो इसके जो हस्तशिल्प है ना, इसके नीचे लिख लो आप, ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रशिक्षण, कच्ची सामग्री, मार्केटिंग। मार्केटिंग जो शब्द है ना, मार्केटिंग को हिंदी में कहते हैं विपणन। तो विपणन में प्रचार प्रसार, क्रय विक्रय सब आ जाता है। समझ आएगी बात। प्रोडक्ट के तैयार होने के बाद उसे बेचने तक की सारी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कहाँ कैसे पहुंचाना है, उसका प्रचार प्रसार कैसे करना है, किस कीमत पे बेचना है, खरीदने वाले को तैयार करना, ये सारे काम किस में आ जाते हैं, विपणन शब्द बहुत बड़ा है जिसमें प्रचार प्रसार से प्रोडक्शन के बाद में बेचने तक की सारी एक्टिविटी आ जाती है। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, सारा काम किसका है, राजसिकों का है। ये शब्द ध्यान रखना। विपणन वर्ड, अब जैसे आप गाइड पढ़ोगे तो उसमें लंबी चौड़ी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, आप की वर्ड को पकड़ लो। मार्केटिंग शब्द का आपको मीनिंग आता है तो आपको वो पूरी तामझाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां इसके बाद में जो अगला सवाल बनता है इसमें, देखो लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है ये। अब यहां मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स में राजस्थान जो है वो एक्सपोर्ट में फर्स्ट नंबर पर है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन किस मार्ग से ज़्यादा इजी होता है, समुद्री मार्ग से। शिपिंग सबसे कम कॉस्ट या कम लागत वाली होती है। अगर हम बाई एयर, ट्रेन से, सड़क मार्ग से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसके लिए राजसी को हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए इनलैंड कंटेनर डिपोज की स्थापना कर रहा है। इनलैंड कंटेनर डिपोज का मतलब है शुष्क बंदरगाह। समझ में आ गई। शुष्क बंदरगाह का मतलब वो बंदरगाह तो है लेकिन पानी नहीं है, डेजर्ट है ये तो इनलैंड कंटेनर डिपो या शुष्क बंदरगाह उन सेंटर्स का नाम है जहां से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को एक्सपोर्ट करने की सारी फैसिलिटी या सेवाएं प्रदान की जाती है। और इन इनलैंड कंटेनर डिपोज या इन स्थानों को विकसित करने का काम कौन कर रहा है, राजसी को कर रहा है। तो देखो पहली बात, इनलैंड कंटेनर डिपोज की स्थापना कौन करता है, राजसी को। इनलैंड कंटेनर डिपोज का संबंध लघु उद्योगों से है या हैंडीक्राफ्ट आइटम या हस्तशिल्प से है, ठीक है। और किसके लिए, लघु उद्योगों को समस्त प्रकार की सेवाएं देने के लिए, मतलब मार्केटिंग, क्रय विक्रय, इन सबसे संबंधित। तो इनलैंड कंटेनर डिपो दिखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, राजसी को आ जाना। बस इतना आ गया फिर फिट है काम, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें पहला सवाल जो है वो है इनलैंड कंटेनर डिपोज, बहुवचन कर दिया ना डिपो से, या इसको शुष्क बंदरगाह लिखा हुआ हो सकता है। क्या लिखा हुआ हो सकता है, शुष्क बंदरगाह लिखा हुआ हो सकता है। इनलैंड कंटेनर डिपोज या शुष्क बंदरगाह, ठीक है, दिख गया। यहां मैं लिख रहा हूं राजसी को। अब ये राजसी को दिखते ही वो पीछे वाला पूरा सीन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लघु उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है, ट्रेनिंग टू मार्केटिंग, टोटल एक्टिविटी, राशि को दिखते ही। अब ये इतना लिख दिया, इसका मतलब इन सेंटर्स का संबंध भी किससे है, उसी से है। बात को कनेक्ट रख के, ठीक है। दूसरी बात देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अभी अपने यहां जो इनलैंड कंटेनर डिपोज की अपन बात करते हैं,
तो रिको के माध्यम से अभी तक 3 इनलैंड कंटेनर डिपोज जो है वो विकसित हो चुके हैं। तो इसमें अगला सवाल, अब तक कितने हैं? 3 विकसित। अब तक 3 इनलैंड कंटेनर डिपोज विकसित हो चुके हैं, जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा। जयपुर, जोधपुर एवं भीलवाड़ा। अब देखो, कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जिनमें 3 ये दे दिए, और निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो या शुष्क बंदरगाह की स्थापना नहीं की गई है? या 3 देके उपयुक्त सभी दे दिया। जहां 3 या 4 ऑप्शन होते हैं आपके सामने, जैसे 6, 7, 8 से ज्यादा कंटेंट हो जाते हैं, वहां ऐसी भाषा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जहां 2, 3 और 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, वहां यही भाषा रहती है कि है, नहीं है, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, या 3 है वो दे दिया और चौथा कोई और डाल दिया। तो चौथा जिला दे दिया और कह देगी कौन सा, तो जयपुर, जोधपुर, ठीक है, और भीलवाड़ा, और एक पाली दे दिया। तो मतलब मिलता जुलता सा देंगे। जैसे इंडस्ट्री की बात कर रहा है तो औद्योगिक क्षेत्र का ही नाम देगा, यूं नहीं कि वहां उसमें सिकरिया झुंझुनू डाल दे। कंफ्यूज करने वाले जिले का नाम डाला जाता है कि वैसी एक्टिविटी वहां होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, बड़ी चीज क्या है, इन इनलैंड कंटेनर डिपोज के माध्यम से जो सप्लाई का काम है वो अभी तीनों जगह से नहीं हो रहा है। स्टेब्लिश्ड, विकसित या स्थापित कितने हो गए? 3, बट एक को अभी फंक्शन में लाया नहीं गया। वहां से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का एक्सपोर्ट जो है या निर्यात जो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो कौन सा है? वो है भीलवाड़ा। तो आप इसमें लिखो, अभी जयपुर एवं जोधपुर शुष्क बंदरगाहों से ही, जयपुर एवं जोधपुर से ही, जयपुर एवं जोधपुर शुष्क बंदरगाहों से ही आयात निर्यात सेवाएं दी जा रही हैं। ठीक है, अब देखो बच गया कौन सा? भीलवाड़ा। अखबार पर नजर रखना, आएगा बड़े बड़े अक्षरों में, भीलवाड़ा इनलैंड कंटेनर डिपोज की सेवाएं शुरू। इसका मतलब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को वहां से एक्सपोर्ट करने का काम शुरू हो गया। एक इसमें आता है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शब्द आता है, कहीं आपने पढ़ा है तो? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? राजसिको, उद्योगों में राजसिको। तो राजसिको के साथ मैं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूं। बस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के साथ आपको क्या दिखना चाहिए? राजसिको। सारी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी। इसका मतलब है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को हवाई जहाज के माध्यम से विदेशों में भेजने का काम होता है, और ऐसा एक्सपोर्ट अपने यहां एकमात्र जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विश्व का 14वां, पूरी दुनिया में अभी जयपुर सहित जो है 14 नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को विदेशी मार्केट तक सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजसिको, और राज्य में कितने हैं? 1। कौन सा है? सांगानेर, जयपुर। सांगानेर, जयपुर। अब मैं कुछ नहीं लिखा रहा हूं, जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि किस एयरपोर्ट से हस्तशिल्प उत्पादों को विदेशी बाजार तक भेजा जाता है, तो सांगानेर एयरपोर्ट हो गया। बात तो वही है, अगले ने राजसिको और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और कोई सवाल शब्द नहीं लिखा। ठीक है ना? तो यहां इस हेडिंग के आगे लिखो राजसिको है, तो इसमें लिखो हस्तकला उत्पादों को हवाई मार्ग से विदेशों में। यह भाषा भी हो सकती है, हवाई मार्ग से विदेशों में, हवाई मार्ग से विदेशों में। कोई दिक्कत नहीं है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इनलैंड कंटेनर डिपो
एक शब्द क्या आता है, एक शब्द सवालों में आता है राजस्थली एम्पोरियम। यह भी मार्केट ही होता है। किसके साथ पढ़ा रहा हूं, राजसिकों के साथ पढ़ा रहा हूं। तो पहला सवाल हो गया, राजस्थली एम्पोरियम्स की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राजसिकों द्वारा। या राजस्थली एम्पोरियम का संबंध किससे है, उद्योगों से। कौन से उद्योगों से, लघु उद्योगों से। लघु उद्योगों का संबंध किससे है, हस्तशिल्प से है। जैसे बारकड़ी रटते हैं ऐसे सारी चीजें अपने आप मतलब थीम बननी चाहिए ऑप्शंस की। क्लियर हो गई बात। तो ये राजस्थली एम्पोरियम्स की स्थापना राजसिकों द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा, हस्तकला उत्पाद ट्रेनिंग देना, रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाना और उनका निर्माण करना कलाकारों द्वारा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत किसकी आती है, उनके क्रय विक्रय की, मतलब कॉस्टली होती है। तो यहां इनके लिए राजस्थली एम्पोरियम क्या है, तो राजस्थली एम्पोरियम राजसिकों द्वारा स्थापित किए गए वो क्रय विक्रय केंद्र, या इनको अपन क्या बोल सकते हैं, विक्रय केंद्र ही बोल सकते हैं इनके लिए, जो हस्तकला उत्पाद आते हैं। तो राजस्थली एम्पोरियम का जो एडजेक्ट है ये लिखो, हस्तकला उत्पाद विक्रय केंद्र। ये वो मार्केट है जहां हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बेचा जाता है। या राजस्थान के पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आपको चाहिए, तो जैसे सीकर में आपको खरीदना हो तो अपने को पहली बात तो यही नहीं है कि मार्केट में दुकान कहां मिलेगी। तो हैंडीक्राफ्ट एक तरह से यूं कह सकते हैं कि राजस्थली एम्पोरियम जो है वो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के मार्केट का एड्रेस देते हैं आपको, कि आपको कोई भी हैंडीक्राफ्ट आइटम चाहिए तो आप कहां से खरीदोगे, समझ आएगी बात। तो आप कहां जाओगे, राजस्थली एम्पोरियम में। और राजस्थली एम्पोरियम में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां है, ठीक है। तो कहां कहां है, कोई बता सकता है क्या। अब तक राजसिकों की ओर से 4 हैंडीक्राफ्ट आइटम के विक्रय के लिए कितने हैं, 4। राजसिकों ने अब तक कितने राजस्थली एम्पोरियम स्थापित किए हैं, 4 राजस्थली एम्पोरियम स्थापित किए हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, पहला मैं लिख रहा हूं जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा दिल्ली और चौथा कलकत्ता। ठीक है। अब देखो गड़बड़ कहां होती है। आपने रट लिया कि 4 राजस्थली एम्पोरियम राजसिकों ने स्थापित कर दिए। ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के सेलिंग के लिए मार्केट होते हैं, विक्रय के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को यूं बढ़ा दें कि अब तक राजसिकों ने राजस्थान में कितने राजस्थली एम्पोरियम की स्थापना की है, 2। समझ में आई क्या, या सो रही है। अब तक राजस्थान में राजसिकों ने कितने राजस्थली एम्पोरियम स्थापित किए हैं, 2। ये 2 राजस्थान से बाहर हैं, दिल्ली और, तो ये 2 राजस्थान में हैं, तो इनके आगे लिख लो आप राजस्थान में 2, राजस्थान से बाहर 2, जिनमें से एक दिल्ली में और एक कलकत्ता में। समझ गए ना। सवाल बहुत ही वही होता है। देखो मैं आपको बताऊं, सवाल के लिए कोई नई जगह नहीं होती, बस थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं वर्डिंग को और मामला चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगली संस्था आप इसमें लिखेंगे राजस्थान वित्त निगम। राजसिकों पूरा हो गया, इसमें से केवल वही सवाल है, राजस्थान वित्त निगम, RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। निगम को कॉरपोरेशन कहते हैं, राजस्थान वित्त निगम या राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अब देखो इसकी हेडिंग को आप देखो, दिमाग में ऐसे ड्रीम की तरह छप जाना चाहिए संस्थाओं का नाम। कुछ लिखा है क्या, मैं इंडस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा रहा हूं यार RFC, इसका मतलब ये संस्था है तो किससे संबंधित, उद्योगों से संबंधित, ठीक है। और
उद्योग अपन ने MSML, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद उद्योग। किसी का एड्रेस दे रहा है क्या ये? किसी का एड्रेस नहीं है इसमें। देखो, राजस्थान वित्त निगम ये फाइनेंस की व्यवस्था करवाने वाली संस्था है। उद्योग के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसका संबंध किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से नहीं है, सबके लिए है ये। जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं उन सब से, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे वो लघु है, चाहे मध्यम है, चाहे वो दीर्घ श्रेणी की है। समझ में आ गई बात? सबसे संबंध RFC का, क्योंकि इसके ऊपर किसी का कोई लेबल नहीं है। तो पहला तो इसी को जोड़ दो इससे, समझ गए ना आप? ये सूक्ष्म, लघु, मध्यम और दीर्घ श्रेणी के उद्योग है, सबके लिए है ये। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? चारों प्रकार की इंडस्ट्री के लिए ये संस्था काम करती है। अब देखो, वित्त निगम, इसका मतलब फाइनेंस की व्यवस्था करवाएगी है। किसकी व्यवस्था करवाएगी? वित्त निगम का मतलब क्या है? तो इसमें इसके नीचे लिख लो, वित्तीय व्यवस्था में लिप्त है। इन चारों प्रकार की इंडस्ट्री की वित्तीय व्यवस्था में लिप्त है। क्यों देगी ये पैसा? क्यों देगी ये पैसा? तो देखो, इंडस्ट्री में 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। पहली बात, नए सिरे से उद्योग को स्थापित करना, ठीक है? दूसरी बात, इंडस्ट्री पहले से स्थापित है, उद्योग पहले से हमने लगा रखा है, लेकिन उसका अपन क्या करना चाहते हैं? विस्तार करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं उस उद्योग को। तीसरा, इंडस्ट्री हमने लगा रखी है लेकिन जर्जर अवस्था में है, या तो वो बंद पड़ी है या बंद होने के कगार पर है, वो संकट में है। समझ में आ गई बात? तो देखो, ये वित्तीय व्यवस्था किसके लिए देगी? स्थापना, लिख लो तीर का निशान लगा के, विस्तार एवं नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब हो गया जो इकाइयां बंद पड़ी हैं उनको नए सिरे से शुरू करने के लिए। तीनों प्रकार की एक्टिविटी के लिए फंडिंग की व्यवस्था करवाती है, फाइनेंस की व्यवस्था करवाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, इसके प्लान्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सवाल और ध्यान में रखना है, ये देखो वित्तीय व्यवस्था करवाती है, लेकिन इसके कोष्टक में आप लिख लो मैक्सिमम 20 करोड़। किसी भी उद्योग को RFC अधिकतम कितनी पूंजी दिला सकती है? 20 करोड़। 20 करोड़ से ऊपर की फाइनेंसिंग ये निगम नहीं करवा सकता, ठीक है? अब एक चीज वापस जाएंगे आप, मैंने आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस कहां पढ़ाई है ये बताओ आप? भूल गए? चट्टू लगाऊंगा। अरे मैंने एकल खिड़की निवेश BIP के साथ और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ, जो चीफ सेक्रेटरी और CM की अध्यक्षता में एम्पायर्ड कमेटी, उनके साथ बताया मैंने आपको। उस योजना में अब जैसे वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम है, और यदि खाली सिंगल विंडो स्कीम बोल दिया जाए, क्लियरेंस शब्द नहीं आए, तो बात दूसरी हो जाएगी। समझ आएगी क्या बात? तो पीछे ढूंढो उसको दोबारा, और इस बात को वहीं लिखो पहले, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। देखो मिल गया ना? यहां देखना, सवाल गड़बड़ कहां होता है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये क्या है? निवेश को अनुमति दिलाने के लिए इंटीग्रेटेड स्थान होता है। आजकल तो पोर्टल बना दिया, मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। ये किसका है? ये निवेश के लिए है, BIP के साथ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं सिंगल विंडो योजना।
देखो, सिस्टम का मतलब होता है एक तंत्र जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, और योजना का मतलब होता है स्कीम। समझ गए ना? सवाल क्या है? ये एक सिस्टम है, किसके लिए? निवेश के लिए। ये एक योजना है, किसकी? राजस्थान वित्त निगम की, आरएफसी की। आरएफसी क्या करता है? वित्तीय सहायता दिलाता है। इसका मतलब उद्योगों को फंडिंग करवाने का काम करेगी। थोड़ा सा चूके और मरे, अगर आप रट के भी जाओगे अकेली को और दूसरी पूछ ली, या चलो वही पूछी है लेकिन दूसरे वाले का ऑप्शन पहले डाल दिया, तो अपन भिड़ते ही कर देते हैं, राम नाम सत है। समझे? जैसे कल मैं आपको एक बात कर रहे थे, अपन पर्यावरण का अर्थ है, तो सबसे पहले दिखते हैं कि मतलब चारों ओर का आवरण टिका देते हैं। मतलब रिजल्ट में इतनी बड़ी भीड़ में एक सवाल को गलत टिक करने का मतलब है मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स के पीछे चले जाते हो आप। एक सवाल से आप टॉपर होने से ही वंचित नहीं हो जाते हो। कई बार रिजल्ट ऐसा भी होता है कि आप एक सवाल से वेटिंग से भी बाहर हो जाते हो। डेट ऑफ बर्थ फैसला करती है वहां। बहुत सारी भर्तियों का रिजल्ट ऐसा होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये एक तंत्र है जिसमें मैंने बताया कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे अधिकारी बैठे रहेंगे, ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, यहां तक कि डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आना पड़े तो वो भी आएगा वहां। समझ में आ गई बात? और सिंगल विंडो स्कीम आरएफसी की है। क्या करता है आरएफसी? इंडस्ट्री को पैसा दिलाता है, बस इस योजना का संबंध उससे, और वो दूसरा निवेश के लिए सारी एक्टिविटी को देखेगा। तो आप इसमें हेडिंग डालो, कंफ्यूज दूर हो गया ने? इन दोनों को एक साथ चाहे तो वहां लिख लो, और जो उस दिन क्लास में नहीं थे वो यहां लिख, आज वाली क्लास में लिख लो, चाहे उसमें पीछे वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब इसमें हेडिंग डालो आरएफसी की महत्वपूर्ण योजनाएं। आरएफसी की महत्वपूर्ण योजनाएं, आरएफसी की महत्वपूर्ण योजनाएं। आरएफसी की महत्वपूर्ण योजनाएं क्या है? योजनाएं क्या करवाएंगी? योजनाएं पैसा दिलाएंगी उद्योगों को। ये झंझट तो अपन ने ऊपर निपटा दिया ना। अब इसमें पहला लिखो एकल खिड़की योजना। एकल खिड़की योजना, एकल खिड़की योजना। क्लियर हो गई बात? एकल खिड़की योजना किसकी है? आरएफसी की है। उद्योगों को क्या दिलाएगा? ऋण दिलाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें देखो सरल योजना नंबर 2। अगर कोई स्पेशल सवाल लिखाना होगा तो मैं बता दूंगा आपको। सरल, सरल यही सरल योजना। ठीक है। तीसरा आप इसमें लिखोगे स्विच ओवर ऋण योजना। स्विच ओवर ऋण योजना, स्विच ओवर ऋण योजना। ठीक है। नेक्स्ट, ये जितने भी उद्योगों को आप लोगों को पता होगा कि जैसे अभी कोयले, पानी से बनने वाली बिजली से इंडस्ट्री को चला रहे हैं। सरकार अभी ये चाहती है कि हम इनको किन से चलाएं? सोलर एनर्जी से चलाएं। तो उद्योगों को जितने भी बड़े सोलर प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग कौन करवाता है? आरएफसी। तो इसमें अगला लिखो सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण। सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण योजना, वित्त पोषण योजना। एक और लिखो आप इसमें युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना।
इन सब में आपसे खाली ये पूछा जा सकता है कि इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आरएफसी के द्वारा किया जाता है, अभी जो मैंने बताई। अब लास्ट वाली क्या लिखी है आपने? युवा उद्यमिता योजना। अगर अंदर जाके सवाल पूछा जा सकता है तो इसी से पूछा जा सकता है, बाकी को आप छोड़ सकते हो। तो इस योजना को डैश करके इसमें अपन 2-3 चीजें लिखेंगे। पहली बात, यह योजना किसकी है? आरएफसी की है, इसका फैसला हो गया। दूसरा, इसके नाम से ही हो रहा है। चैप्टर किसका पढ़ा रहा हूं? उद्योग का। आरएफसी किसी उद्योग में भेदभाव नहीं करती, चारों में आती है, माइक्रो से लेकर दीर्घ तक सब पर है। तो आपको लघु मध्यम ये झंझट इसमें रहेगा नहीं। अब इसकी टाइटल में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन, तो उद्योगों में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लिख लो आप इसमें। उद्योगों में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, कब से है? यह साल भी इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी का नहीं देखना है। 2013-14 से। देखो ये योजना युवा किसको मानती है? मतलब युवा की उम्र क्या होती है? कई लोग तो 90 साल तक भी बुढ़ापे में गुलाटी मारते हैं, अपने आप को जवान समझते हैं। कई 13 साल में अपने आप को बूढ़ा मानने लग जाते हैं। तो पैसा अगर सरकार से लेना है या इस एजेंसी से लेना है तो युवा किसको कहोगे आप? हैं? मसल पावर का कोई मतलब नहीं है। 45 साल से छोटा, 18 साल मिनिमम है ही, एग्रीमेंट नहीं कर सकता। 45 साल तक के व्यक्ति को ये योजना क्या मानती है? युवा मानती है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इसमें आरएफसी ऋण दिलाती है किस आयु तक के लोगों को? 45 साल तक का। कोई भी उद्योगपति यदि बनना चाहता है, ठीक है। क्या होगा इसमें? 1.5 करोड़ रुपए तक का ऋण मात्र 6% ब्याज की रेट पर। देखो ये सारी योजनाएं जब पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि अपन नौकरी करने जा रहे हैं, बहुत बड़े बेवकूफ है। सरकार की योजनाओं से फायदा उठाने में ही मजा है, हैं? ठीक है। तो इसमें देखो अगला सवाल 1.5 करोड़, ठीक है, तक का ऋण, मतलब ये अधिकतम सीमा है। तक का ऋण कितने प्रतिशत ब्याज पर? 6% ब्याज दर पर। 6% ब्याज पर। मतलब एक तरह से जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके इक्वल सही है ये। भाई किसान क्रेडिट कार्ड में अपन 3 लाख से ऊपर अपनी लिमिट हो जाती है, 3 लाख और ऊपर की लिमिट हो जाती है तो उसमें 7% आता है इंटरेस्ट रेट। और इसमें चाहे एक 3 लाख से ऊपर ही 7% दे रहे हैं और इधर 1.5 करोड़ तक कितने ले रहे हैं? 6%। तो ये केसीसी से भी इजी ऋण है ये आरएफसी का, ठीक है। एक इसमें देखो गुड बोरोवर्स, ये शब्द अंग्रेजी में लिखते हैं। गुड बोरोवर्स के लिए योजनाएं, यहां से बहुत बार सवाल है, गुड बोरोवर किसको कहते हैं? अच्छे ऋणी। मतलब उधारी तो ले रखी है। अब देखो गुड बोरोवर्स का मतलब होता है अच्छे ऋणी, मतलब उधार लेने वाले लोग भी अच्छे होते हैं आरएफसी की इस योजना के अनुसार, हैं? मतलब अच्छे ऋणी, अच्छे ऋणी का मतलब है ऑलरेडी लोन ले रखा है, उसके बावजूद भी इंडस्ट्री के लिए आरएफसी लोन की व्यवस्था करवा सकती है अच्छे ऋणियों के लिए। तो देखो यहां आपको 4 शब्द यूज करने हैं। 4 शब्द कौन कौन से? पहला है सिल्वर कार्ड, दूसरा है
गोल्ड कार्ड, तीसरा है प्लेटिनम कार्ड और चौथा है फ्लेक्सी ऋण योजना। फ्लेक्सी, देखो 3 टाइप के कार्ड आरएफसी जारी करती है। समझ आ गई बात? जैसे अपने ये डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं होते क्या, वीजा कार्ड वगैरह, उस हिसाब से आरएफसी जिन लोगों ने ऋण ले रखा है, अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि उस कार्ड की वैल्यू ऑटोमेटिक, जैसे ऋण ले रखा और टाइम टू टाइम अपन किस्त दे रहे हैं, कई बार किस्त पेंडिंग हुई है तो किन सिचुएशन में हुई है, तो पूरा रिकॉर्ड होता है और उस कार्ड की वैल्यू जो है वो ऑनलाइन एडिट करते रहते हैं, समय समय पर क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो उस कार्ड की वैल्यू होती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस कार्ड का जो रेंज है कि वो सिल्वर कार्ड की रेंज में है, गोल्ड कार्ड की रेंज में है, प्लेटिनम कार्ड की रेंज में है, तो 3 टाइप के कार्ड जारी करती है। उस हिसाब से उनको पहले से लोन ले रखा है फिर भी लोन दिया जा सकता है। वो इसलिए कि आरएफसी की नजर में उस ऋणी की साख अच्छी है। अब कितनी अच्छी है ये उस कार्ड का टाइप बताएगा। अगर थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी है, तो उसके कार्ड को क्या कहेंगे अपन, सिल्वर कार्ड। थोड़ी और अच्छी है, गोल्ड, और बहुत अच्छी है तो उसको प्लेटिनम कार्ड इश्यू किया जाता है। समझ आ गई बात? तो उस कार्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनमें अप डाउन होता रहता है राशि का। तो 3 तो ये हो गई, और चौथी फ्लेक्सी ऋण योजना। अब जैसे सवाल दे दिया कि निम्न में से आरएफसी की कौन सी योजना अच्छे ऋणियों के लिए नहीं है। सवाल को सुनना, निम्न में से आरएफसी की कौन सी योजना अच्छे ऋणियों के लिए नहीं है। पहला दे दिया गोल्ड कार्ड योजना, दूसरा प्लेटिनम कार्ड योजना, तीसरा फ्लेक्सी ऋण योजना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? अरे इनमें से कोई नहीं, 3 कार्ड प्लस फ्लेक्सी ऋण योजना, ये चारों चीजें किसके लिए हैं? गुड बोरोवर्स के लिए है, अच्छे ऋणियों के लिए है। जो पहले से लिए बैठे हैं उनको भी और दिलाने का काम कौन करती है? आरएफसी करती है। ठीक है, अब ये कंडीशंस हैं कि जैसे इंडस्ट्री लगी हुई है, आरएफसी का पहले से पैसा डूब रहा है, अगर और पैसा नहीं दिया तो अगला छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के पास इतनी पड़ी है कि कुछ और दे दिया जाए तो भी कोई खतरा नहीं है। तो इस कार्ड की वैल्यू जो है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो आप इसमें चारों के नाम झांप लो। पहला है सिल्वर कार्ड, योजना लिख दो, चाहे योजना शब्द हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरा है गोल्ड कार्ड, तीसरा है प्लेटिनम कार्ड और चौथा है फ्लेक्सी ऋण योजना। पहली बात तो ये सारी योजनाएं आरएफसी की है और ये चारों योजनाएं किसके लिए हैं? अच्छे ऋणियों के लिए हैं। किसके लिए हैं? अच्छे ऋणियों के लिए, जिन्होंने पहले से लोन ले रखा है लेकिन आरएफसी की नज़र में उनका क्रेडिट ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक सवाल आपसे इस पे पूछा जा सकता है, डीएमआईसी पे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी। इसके ऊपर जैसे नाम से जो है उससे थोड़ा सा हटकर दिल्ली और यूपी की सीमाएं आपस में लगती हुई है, तो आपको पहला सवाल यह कि इस योजना का जो एंड पॉइंट है दोनों तरफ वो कहां कहां है। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एक आध किताबों में एयरपोर्ट भी लिखा हुआ हो सकता है। पोर्ट किसको कहते हैं? बंदरगाह को, समझ गए ना आप। और एयरपोर्ट कहते हैं हवाई अड्डे को। तो एक जमीन के ऊपर होता है, दूसरा पानी का है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? बंबई में। और दादरी कहाँ पड़ती है? यूपी में।
समझ में आ गई ना बात? तो ये एक बेल्ट, इंडस्ट्रियल बेल्ट दादरी से लेकर मुंबई तक, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक उद्योगों का एक पट्टी गलियारा, मतलब नॉन स्टॉप लगना है। तो इसमें पहला सवाल लिखो आप इसमें, दादरी कहां पड़ता है? यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पोर्ट का मतलब क्या है? बंदरगाह तक। ये कहां पड़ता है? मुंबई में, मुंबई। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये देखना, इंडस्ट्रियल डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, इसकी कुल लेंथ जो है वो है 1504 किलोमीटर। कितनी है? 1504 किलोमीटर। तीसरी भाषा क्या हो सकती है? मैंने आपको वर्ल्ड बैंक की मदद से राजस्थान में अजमेर के लिए एक फैक्ट पढ़ाया था, स्मार्ट सिटी के रूप में उसे डेवलप किया जा रहा है। तो वो बाह्य सहायता विश्व बैंक की मदद से स्मार्ट सिटी योजना का संचालन हो रहा है। ये शब्द स्मार्ट सिटी शब्द जो है वो आपको डीएमआईसी के साथ भी मिल सकता है, लेकिन डीएमआईसी में स्मार्ट सिटी शब्द यूज किया जाएगा तो उससे पहले क्या होगा? उससे पहले ये शब्द होगा, औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? मैंने विश्व बैंक की उस योजना में बताया था कि बुनियादी ढांचा अच्छा करना, रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है और अपनी फैसिलिटीज हैं शहरों में वो अच्छी करना वर्ल्ड बैंक की स्मार्ट सिटी योजना का टारगेट है। और उसमें हमने किसको डाला है? अभी अजमेर को डाला है। बात हो गई, वो विश्व बैंक का मुद्दा था। लेकिन यहां देखो, औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने वाला कॉरिडोर है डीएमआईसी। और अपने यहां देखो, आपको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो किस में हो रहा है? नीमराना में हो रहा है। और इसी वजह से मैंने प्रदूषण सूचकांक में विश्व में पहले स्थान पर आपको बताया। आज की डेट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी है। वो नीमराना इंडस्ट्रियल बेल्ट का ही हिस्सा मानते हैं अपन, तो भिवाड़ी जो है आज दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है। अब यहां इस डीएमआईसी का मतलब ये देखो, यहां इसके टारगेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, मतलब उद्योग तो लगाना ही है। उद्योग लगाने के साथ साथ लोगों को रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा प्रदान करना, ये भी इस योजना का उद्देश्य है। तो टोटल लेंथ मैंने आपको बता दी। इस टोटल लेंथ में से आपको यदि पता हो कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग 38% हिस्सा किस में आएगा? राजस्थान में, अकेले राजस्थान में आएगा। तो इसके नीचे 1504 के नीचे लिख लो 38% भाग राजस्थान में स्थित है। इसमें एक एग्जाम में पूछ लिया था, उसमें डाटा 38 नहीं देकर 40 दे दिया था। वो कोई बड़ी बात नहीं है, जब उद्योग लगेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर आगे पीछे भी निकल सकता है, ठीक है ना, अनुमानित जो है वो। ठीक है, क्या है? तो इसके नीचे अगला सवाल लिखो, भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी, भारत सरकार का ये एक महत्वाकांक्षी, इस लाइन से सारी चीज समझ में आ जाएगी। भारत सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत सरकार की
यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना तथा तकनीकी दृष्टि से अगली पीढ़ियों के अनुकूल बनाना है। तकनीकी दृष्टि से अगली पीढ़ियों के अनुकूल बनाना है। ठीक है, यहां देखो अभी डीएमआईसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, उसको अपन फेज 1 कह रहे हैं। प्रथम चरण में राजस्थान में 2 क्षेत्र शुरू किए गए हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा तीनों को अटैच, ये अभी क्या है 3 इंडस्ट्रियल बेल्ट थे। खुसखेड़ा बीच में गैप था, फिर नीमराणा। तो इन तीनों को जोड़कर 165 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, किलोमीटर की जो लेंथ है इस डीएमआईसी प्रोजेक्ट की, इन तीनों को जोड़कर डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और सीधी सी बात यह है कि इनको सबसे पहले क्या चाहिए, डेवलप की हुई जमीन चाहिए। और ये काम किसका है, समझ गए ना आप। तो डीएमआईसी के लिए राजस्थान का जो 38% लेंथ का हिस्सा है, उसके लिए जमीन का अधिग्रहण करना और उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है, रीको की। अब रीको क्या एक सरकारी उपक्रम है, तो सरकारी एजेंसियों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, इसलिए इन्हें किसकी जरूरत होती है, किसी फाइनेंशियर की जरूरत होती है, चाहे वो कोई वित्तीय संस्था हो या फिर कोई बैंक हो या फिर कोई ट्रस्ट हो। तो रीको ने राजस्थान में डीएमआईसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ 2021 में सौदा कर लिया है। एक ट्रस्ट है, एक न्यास है जिसके पास पैसा पड़ा है, वो पैसा रीको के साथ मिलकर किस में लगाएगा, डीएमआईसी में लगाएगा। समझ में आ गई बात। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि डीएमआईसी में अब इन्वेस्ट, अब जैसे डीएमआईसी आप पिछले कई सालों से पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो ना आप। तो डीएमआईसी में जो चीजें पुरानी हो गई वो आपको नहीं देखनी। अब लेटेस्ट वाली है कि रीको का किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है पैसा लगाने के लिए। तो पैसा लगाने के लिए जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें अगला सवाल लिखेंगे, राजस्थान में डीएमआईसी के लिए, राजस्थान में डीएमआईसी के लिए रीको ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। ये देखो बैंक नहीं है, कोई वित्तीय एजेंसी नहीं, न्यास है, ये ट्रस्ट है, जैसे मंदिर वगैरह के ट्रस्ट होते हैं ना, उस हिसाब से ट्रस्ट के साथ समझौता किया है, ठीक है, दोनों चीजें हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि डीएमआईसी के प्रथम चरण में
प्रथम चरण में राजस्थान में 2 औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं। ये लाइन लिख लो, विकसित किए जा रहे हैं। विकसित किए जा रहे हैं। पहला इसमें लिखो खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। निवेश क्षेत्र, इसकी कुल जो डेवलपमेंट लेंथ है 165 वर्ग किलोमीटर का दायरा है, 42 गांव है। 165 वर्ग किलोमीटर। और कितने गांवों को डेवलप किया जा रहा है? 42 विलेज इस प्रोजेक्ट में है। ठीक है, ये पहला। तो ये सारे किसमें, तीनों ये सारे गांव किस जिले के हैं? अलवर के। कई बार जैसे अपन ये रट के जाते हैं खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना, तो डीएमआईसी का अलवर में जो प्रोजेक्ट है वो 165 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, ये फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है इन 42 गांवों के लिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे दूसरा, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ये दूसरा केंद्र है किसका? डीएमआईसी का। बीच में ब्रेक दे दिया, देखो आपको पता है ना, अलवर इधर रह गया, फिर बीच में जयपुर के पास से गलियारा निकलना है, लेकिन बीच में अभी किसी प्रकार की इंडस्ट्री नहीं लग रही है। मतलब डीएमआईसी प्रोजेक्ट की 2 साइट ऐसी हैं, 2 केंद्र ऐसे हैं जहां काम शुरू हो चुका है। पहला अलवर में और दूसरा पाली और जोधपुर की सीमा पर। तो इसमें आप लिखोगे 154 वर्ग किलोमीटर। 154 वर्ग किलोमीटर पहले चरण में, 154 वर्ग किलोमीटर। अब ध्यान देना, देखो अभी मैंने आपको बताया कि 42 विलेज पहले सेंटर के ऊपर सारे के सारे किसके हैं? यहां किसके होने चाहिए? हैं? जोधपुर पाली दोनों शब्द लिख दिए, लेकिन फर्स्ट राउंड में अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है ये 9 गांव हैं किसके? खाली पाली के। ये लिख लो, पाली के 9 गांव है ये। तो पहले प्रोजेक्ट में जोधपुर के किसी एरिया को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब देखो इस डीएमआईसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इतना बड़ा पैसा लगना है, तो इसके लिए कानूनी व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए विशेष कानून बना दिया है डीएमआईसी के सारे। तो उस कानून का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें लिखो राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। अधिनियम 2016। क्या है ये? देखो आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है? राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 का संबंध किससे है? इस प्रोजेक्ट को इसी कानून के तहत संचालित किया जाएगा। अब ये बताओ कितना और पढ़ने का मूड है क्या आपका? आधे घंटे का मुझे काम है, तो आप तो चाय वाय पी लेना,
है ना। और आज पढ़ लेते हैं, बाकी अगले वीक में सुबह ही आना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि अब दोनों पारियों में एग्जाम शुरू हो जाएगी। 23 तक अपन सिर्फ सुबह ही पढ़ सकते हैं। अब तो आप लोगों को दिक्कत है ही नहीं कि है, मुँह यहाँ आके धो लेना, पानी तो आता ही है नल में, और तुम दोनों यहीं सो जाना, ये कारपेट पड़ी है पीछे बिछा के, हैं, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। उसके बाद 4 पारियों में हो जाएगी, 21 तारीख के बाद में एक वीक के लिए। तो ये सारी परीक्षाएं पहले 15 अक्टूबर तक प्रपोज थी है, अब 1 अक्टूबर को सारी खत्म करवा लेंगे। नया जो टाइम टेबल आया उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो अभी अपन पढ़ेंगे, सुबह ही पढ़ेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब तो है, देखो पढ़ना है तो थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ेगा। तो 10-12 दिन की बात है। बीच में जब आने का मूड नहीं हो तो उस दिन पहले दिन बता देना, अपन छुट्टी कर लेंगे और छुट्टी के दिन लंबा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी आधे घंटे आप रेस्ट कर लो, फिर अपन और देखेंगे।